वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल कालीन प्रशासन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मुगल काल के सभी शासकों को हमने समाप्त किया और मुगल कालीन प्रशासन के अंतर्गत में हमने मुगल कालीन जो शासन का बंटवारा था, प्रशासन का बंटवारा, उसे हमने पूरा डिटेल में देखा। तो उसके आगे कुछ तथ्यों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद भू राजस्व, न्याय प्रशासन, शैक्षणिक प्रशासन, उसके बाद वित्त प्रशासन, इसे हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग उसी मुगल कालीन प्रशासन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ अन्य सिद्धांतों को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जितने सारे फैक्ट होंगे, लगभग मैक्सिमम जो फैक्ट हैं, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग इसको जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जो कुछ समझने वाला होगा उसे हम लोग समझेंगे। तो मुगल कालीन प्रशासन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगलों के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार शरीयत अर्थात कुरान एवं हदीस का सम्मिलित नाम। याद रखेंगे कि जो मुगल थे उनके राजत्व का मूल सिद्धांत क्या था? तो शरीयत था। शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून, जो कुरान एवं हदीस का सम्मिलित रूप है। तो मुगलों के राजत्व सिद्धांत का मूल आधार क्या था? तो शरीयत था, जो कुरान एवं हदीस का सम्मिलित रूप था। बाबर का राजत्व संबंधी विचार था, बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। तो बाबर ने क्या कहा था? राजत्व संबंधी विचार क्या बताया था कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। यह बात किसने बताया? तो बाबर ने राजत्व संबंधी विचार कहा कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। अब ये किसी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। अब वे किसी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए थे। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार ईश्वर पृथ्वी के सभी प्राणियों की रक्षा करता है। तो हुमायूं ने क्या कहा था कि हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा क्या प्रतिनिधि माना। उसके अनुसार सम्राट अपनी प्रजा की उसी प्रकार से रक्षा करता है जिस प्रकार ईश्वर के सभी प्राणियों की पृथ्वी रक्षा करता है। अकबर कालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। अबुल फजल ने अब अकबर कालीन राजत्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान हो। तो अकबर कालीन मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या कौन किया? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में की। अबुल फजल ने अकबर कालीन राजत्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। याद रखेंगे कि अकबर कालीन
मुगल राजत्व सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। अबुल फजल ने अकबर कालीन राजत्व का विवेचन करते हुए लिखा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति में हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। याद रखेंगे। मुगल बादशाह के अनुसार बादशाह के दो कर्तव्य थे, जहां बानी अर्थात राज्य की रक्षा तथा जहांगीरी अन्य राज्यों पर अधिकार। तो मुगल के जो बादशाह थे उनके अनुसार बादशाह के दो कर्तव्य थे, एक तो जहांबानी अर्थात राज्य की रक्षा करना और दूसरा जहांगीरी अर्थात अन्य राज्यों पर अधिकार। याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संस्थापक कौन था? अकबर था, क्योंकि बाबर और हुमायूं को आंतरिक तथा बाह्य संघर्षों से फुर्सत नहीं मिली, साथ ही उनमें प्रशासनिक व्यवस्था के संगठन की भी जानकारी नहीं थी। मुगल कालीन शासन प्रणाली नौकरशाही सिद्धांत पर आधारित थी। तो याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था का संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो अकबर को, क्योंकि बाबर और हुमायूं को आंतरिक तथा बाह्य संघर्षों से फुर्सत नहीं मिली थी, साथ ही उनमें प्रशासनिक व्यवस्था के संगठन की भी जानकारी का अभाव था। मुगल कालीन शासन प्रणाली नौकरशाही सिद्धांत पर आधारित थी, अर्थात मुगल कालीन प्रशासन में कई प्रकार के मंत्री, कई प्रकार के विभागीय अधिकारी होते थे, नौकरशाहों से भरा रहता था। तो याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संस्थापक अकबर था, क्योंकि बाबर और हुमायूं को आंतरिक तथा बाह्य संघर्षों से फुर्सत नहीं मिली, साथ ही उनमें प्रशासनिक व्यवस्था के संगठन की भी जानकारी नहीं थी। और जो मध्य मुगल कालीन शासन प्रणाली किस पर आधारित थी? तो नौकरशाही सिद्धांत पर। अकबर द्वारा मददे मास नामक एक नए पद का सृजन किया गया, जिसका क्या काम था? लगानहीन भूमि का निरीक्षण करना। तो अकबर ने एक मददे मास नामक एक नए पद का सृजन किया, जिसका मुख्य काम था लगानहीन भूमि का निरीक्षण, अर्थात जिस भूमि पर लगान नहीं लगता था उसका निरीक्षण करना। तो मददे मास नामक नए पद का सृजन किसने किया? तो अकबर ने, जिसका काम था लगानहीन भूमि का निरीक्षण करना। तो ये तो था कुछ मुगल कालीन प्रशासन। अब हम लोग भू राजस्व प्रशासन के बारे में आते हैं। मुगल कालीन प्रशासन के बाद अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन या फिर राजस्व प्रशासन अर्थात जो टैक्स सिस्टम था, कर लेने की प्रक्रिया था जमीन पे, वह किस प्रकार का था? तो भू राजस्व के संदर्भ में अकबर द्वारा कई महत्वपूर्ण सुधार, जैसे भूमि का बंटवारा, आईने दहसाला और करोड़ी व्यवस्था। तो भू राजस्व के संदर्भ में अकबर ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि भूमि का बंटवारा, आईने दहसाला और करोड़ी व्यवस्था। अकबर द्वारा भूमि का बंटवारा उत्पादकता के साथ साथ बारंबारता के आधार पर किया गया तथा एक न्यायपरक राजस्व की वसूली की गई। तो अकबर के द्वारा भूमि का जो बंटवारा किया गया वह उत्पादकता के साथ साथ अर्थात उत्पादन के साथ साथ बारंबारता के आधार पर किया गया कि बार बार जब फसल का उपज होगा तो टैक्स लिया जाएगा और उत्पादन के अनुसार लिया जाएगा। तो इसी कारण इसने न्यायपरक राजस्व की वसूली की गई इसके शासनकाल में। तो अकबर द्वारा भूमि का बंटवारा उत्पादकता के साथ साथ बारंबारता के आधार पर किया गया तथा एक न्यायपरक राजस्व की वसूली की गई। भूमि का बंटवारा 4 प्रकार से किया गया, जैसा कि हमने अकबर के शासनकाल में इसे बताया था
यही सिस्टम शाहजहां और जहांगीर के शासनकाल में भी था। तो 4 प्रकार से भूमि का बंटवारा किया गया। पहले पोलज, जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। प्रति, 5 वर्ष तक जिस भूमि पर खेती नहीं की गई थी होती उसे प्रति कहा जाता। चाचर, 2 से 3 वर्ष जिस भूमि पर खेती नहीं की गई होती उसे चाचर कहा जाता। और जिस पर 5 वर्ष से अधिक जिस भूमि पर खेती नहीं की गई होती थी उसे बंजर कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि भूमि का बंटवारा 4 प्रकार से किया गया। पोलज, जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। प्रति, 5 वर्ष तक न खेती की गई भूमि को प्रति कहा जाता था। 2 से 3 वर्ष जिस भूमि पर खेती नहीं की गई होती थी उसे चाचर कहा जाता था। और 5 वर्ष से अधिक जिस भूमि पर खेती नहीं की गई होती थी उसे बंजर कहा जाता था। याद रखेंगे। और यह अकबर के वीडियो में पूरा डिटेल में बताया भी गया है। आईने दहसाला, आईने दहसाला अकबर के वित्त मंत्री, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो राजा टोडरमल के द्वारा शुरुआत किया गया। यह पद्धति भू राजस्व मूल्यों को नियत करने का एक तरीका था जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में फसलों की स्थानीय भिन्नता के आधार पर मूल्यों को तय किया गया था। तो यह जो आईने दहसाला था यह अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा शुरुआत किया गया था। और यह पद्धति भू राजस्व मूल्यों को नियत करने का एक तरीका था जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में फसलों की स्थानीय भिन्नता के आधार पर मूल्यों को तय किया गया था। अर्थात 10 वर्षों के आंकड़ा को इकट्ठा करके कि किस इलाके में 10 वर्षों की इतिहास में सबसे ज्यादा खेती हुई थी तो वहां पे टैक्स की मात्रा ज्यादा बढ़ाया जाता था, वहां पे मूल्यों को नियत किया जाता था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? राजा टोडरमल ने। तो आईने दहसाला क्या था? अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह पद्धति भू राजस्व मूल्यों को नियत करने का एक तरीका था जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में फसलों की स्थानीय भिन्नता के आधार पर मूल्यों को तय किया गया था। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करोड़ी व्यवस्था। करोड़ी एक अधिकारी होते थे जिन्हें एक निश्चित क्षेत्र में 1 करोड़ दाम, तांबे की मुद्रा को दाम कहा जाता था, राजस्व वसूल करनी होती थी। 1573 ईस्वी में यह व्यवस्था बंद हो गया। तो करोड़ी व्यवस्था, करोड़ी एक अधिकारी होते थे जिन्हें एक निश्चित क्षेत्र में 1 करोड़ दाम अर्थात 1 करोड़ तांबे की मुद्रा की राजस्व की वसूली करनी होती थी। 1573 ईस्वी में यह व्यवस्था बंद हो गया था। तो याद रखेंगे कि 1 करोड़ दाम अर्थात 1 करोड़ तांबे की मुद्रा की राजस्व करने की जो वसूली की विभाग होती थी उसे करोड़ी व्यवस्था कहते थे और इसका जो हेड होता था उसको करोड़ी कहा जाता था। 1573 ईस्वी में अकबर के समय यह व्यवस्था बंद हो गया था। अब हम लोग आते हैं मुगल कालीन न्याय व्यवस्था पर। मुगल कालीन जुडिशियल कैसा था, जजमेंट किस प्रकार होता था उसे हम लोग देखें। तो मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था जो प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठकर निर्णय लेता। तो जो मुगल बादशाह होता था वह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, जज होता था, जो प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठकर निर्णय लेता था। तो याद रखेंगे कि मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था जो प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठकर निर्णय लेता। मुगल बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश था जिसकी सहायता मुफ्ती जो कुरान की कानून की व्याख्या करने वाला करते। तो याद रखेंगे कि मुगल बादशाह के बाद जो काजी होता था वही मुख्य न्यायाधीश होता था जिसकी सहायता कौन करता था? मुफ्ती। मुफ्ती
जो कुरान के कानून की व्याख्या करता था। तो याद रखेंगे कि मुगल बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसकी सहायता कौन करता था? तो मुफ्ती। मुफ्ती अर्थात कुरान के कानून की व्याख्या करने वाला, याद रखेंगे। काजी के अदालत में धर्म संबंधी या संपत्ति संबंधी मामले आते थे। तो काजी के अदालत में किस प्रकार के मामले आते थे? तो धर्म संबंधी या फिर संपत्ति वाले मामले। तो काजी के अदालत में धर्म संबंधी या संपत्ति वाले मामले आते थे। अकबर द्वारा हिंदुओं के मुकदमे के लिए हिंदू पंडितों की नियुक्ति की गई। तो अकबर ने हिंदू के मामले को निपटारा करने के लिए हिंदू पंडितों की नियुक्ति की। याद रखेंगे कि अकबर ने हिंदू के मुकदमे को निपटने के लिए किसकी नियुक्ति की? हिंदू पंडितों की। जहांगीर के द्वारा श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं के मुकदमे के लिए जज नियुक्त किया गया। यह जहांगीर के वीडियो में हमने बताया था कि जहांगीर के द्वारा श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदू के केस लड़ने के लिए, हिंदू के मुकदमे को निपटारे के लिए जज नियुक्त किया गया था। तो याद रखेंगे कि जहांगीर के द्वारा श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं के मुकदमे का निपटारा के लिए जज नियुक्त किया गया था, अर्थात मुख्य न्यायाधीश। अकबर को छोड़कर समस्त मुगल शासकों द्वारा इस्लामी कानून व्यवस्था को न्याय का आधार बनाया गया। तो अकबर ने जनता का शासन अपनाया था, जनता के अनुसार चलता था, लेकिन अकबर को छोड़कर समस्त मुगल शासकों द्वारा इस्लामी कानून व्यवस्था को न्याय का आधार बनाया गया, अर्थात शरीयत को आधार बनाया गया। अर्थात जो कुरान था और हदीस था उसी के अनुसार न्याय व्यवस्था होता था। लेकिन अकबर को छोड़कर समस्त मुगल शासकों द्वारा इस्लामी कानून व्यवस्था को न्याय का आधार बनाया गया। और अकबर ने किसे बनाया? तो जनता का शासन। न्याय के क्षेत्र में सबसे सराहनीय कार्य जहांगीर की न्याय जंजीर तथा औरंगजेब की फतवाए आलमगीरी थी। जहांगीर की न्याय जंजीर के बारे में हमने बताया था कि एक छोर आगरा के किले के शाह बुर्ज में घंटी लटका हुआ था और दूसरा छोर जमुना नदी किनारे। जो फरियादी होते थे जमुना नदी के किनारे के घंटी को बजाते थे और सुनाई कहां देता था? तो इस घंटी में। और जहांगीर उसके बाद न्याय करता था। तो न्याय के क्षेत्र में सबसे सराहनीय कार्य जहांगीर की न्याय की जंजीर और औरंगजेब की फतवाए आलमगीरी था, याद रखेंगे। तो यह था मुगल कालीन प्रशासन का न्याय प्रशासन। अब हम लोग मुगल काल में शैक्षणिक प्रशासन कैसा था उसे देखें, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले घरों में प्राथमिक शिक्षा तथा मस्जिदों में मक्तब व्यवस्था के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो घरों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मस्जिदों में मक्तब व्यवस्था के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। अर्थात मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा तक ही व्यवस्था थी, उससे आगे की शिक्षा लगभग नहीं दी जाती थी। कहीं कहीं दी जाती थी लेकिन वो भी नाम मात्र के। तो घरों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी तथा मस्जिदों में मक्तब व्यवस्था के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। बाबर द्वारा शहरते आम नामक विभाग को विद्यालयों एवं महाविद्यालय के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया। तो बाबर ने शहरते आम नामक एक विभाग की स्थापना की जिसके द्वारा विद्यालय एवं महाविद्यालय के निर्माण को अधिकृत किया गया था। तो विद्यालय एवं महाविद्यालय के निर्माण के लिए एक विभाग का गठन किया बाबर ने। उसका नाम क्या था? तो शहरते आम। हुमायूं द्वारा पुरानी दिल्ली, जिसे दीन पनाह नगर कहा जाता था, के किले में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे इसी शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है। तो हुमायूं द्वारा पुरानी दिल्ली, तो दीन पनाह का नया नाम बदल के क्या किया गया? तो पुरानी दिल्ली। तो हुमायूं द्वारा पुरानी दिल्ली
अर्थात दीन पनाह नगर के किले में शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ये हमने बताया। अकबर द्वारा कई जगहों पर खानकाह एवं मदरसे सहित एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे कि अकबर ने खानकाह और मदरसे सहित एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई कि जहां पे कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो याद रखेंगे जैसे कि जो रामायण था, महाभारत था, इनका नाम बदल के क्या किया गया था? रजमनामा फारसी में। तो अकबर द्वारा कई जगहों पर खानकाह एवं मदरसे सहित एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। मुगल कालीन विद्वान दारा सिकोह द्वारा विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता सहित 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। और यह जो फारसी में अनुवाद किया पुस्तक, उसका नाम क्या था? सर्रे अकबर। तो बाबर के द्वारा, तो मुगल कालीन विद्वान दारा सिकोह के द्वारा विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता सहित 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे सर्रे अकबर कहा गया। तो इसे हमने बताया भी है। फतेहपुर सीकरी उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र था, पर वहां केवल मुस्लिम शिक्षा ही दी जाती थी। तो याद रखेंगे कि शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? तो फतेहपुर सीकरी, लेकिन वहां पे केवल मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी। मुगल कालीन राजघराने की स्त्रियां शिक्षित एवं बहुभाषाविद होती थीं। तो जो मुगल कालीन राजघराने की स्त्रियां होती थीं, वे क्या होती थीं? शिक्षित होती थीं और बहुभाषाविद होती थी, अर्थात बहुत सारे भाषाओं की ज्ञाता होती थी। तो ये था मुगल कालीन प्रशासन, शैक्षणिक प्रशासन, न्याय प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग इसके कुछ समय के बाद आगे में मिलेंगे अन्य प्रशासनिक विभागों के बारे में, जैसे कि वित्त प्रशासन और सैन्य प्रशासन। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, मिलते हैं कुछ समय के बाद। वेलकम बैक। तो हम लोग जो मुगल कालीन प्रशासन था उससे पढ़ रहे थे, और मुगल कालीन प्रशासन को हमने मुगल कालीन प्रशासन में हम लोगों ने बहुत चीजों को देखा। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बार फिर से मुगल कालीन प्रशासन को मनसबदारी प्रथा से। तो मनसबदारी प्रथा के बारे में हम लोग अकबर के समय काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, तो इसमें काफी हम लोग फास्टली रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर सैन्य प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो मनसबदारी प्रथा, इसके संस्थापक कौन थे? तो अकबर। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने। याद रखेंगे 1575 ईस्वी में। किससे? तो चंगेज खां से प्रेरणा लेकर। तो इसकी प्रेरणा किससे ली थी? तो चंगेज खां से। याद रखेंगे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। और इसकी प्रेरणा कहां से ली थी? तो चंगेज खां से। और 1575 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। इसकी विशेषता क्या थी कि यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था था तथा बादशाह द्वारा मनसब की नियुक्ति होती थी। कि जो मनसबदारी प्रथा था वह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था था और बादशाह द्वारा मनसब की नियुक्ति होती थी। मनसब एक फारसी शब्द था जिसका अर्थ होता है पद अथवा श्रेणी। मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पद अथवा श्रेणी, अर्थात पोस्ट। मनसब पाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मनसबदार। तो मनसब पाने वाला व्यक्ति मनसबदार कहलाता है। मनसबदारी व्यवस्था मूलतः सैनिक अधिकारियों की व्यवस्था थी, पर यह सैनिक अधिकारी तक ही सीमित नहीं था,
बल्कि यह अमीर, सैनिक अधिकारी एवं सिविल अधिकारी तीनों का समुच्चय था। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी यह मूलतः सैनिक अधिकारियों की व्यवस्था थी, लेकिन यह केवल सैनिक अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह अमीर, सैनिक अधिकारी एवं सिविल अधिकारी तीनों का समुच्चय था। इस व्यवस्था में निम्न से उच्च पद दिए जाते थे और उसी के अनुरूप सैनिक अधिकारी सवार टुकड़ियों को रखता था तथा युद्ध करता था। तो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत निम्न से उच्च पद दिए जाते थे और उसी के अनुरूप सैनिक अधिकारी सवार टुकड़ियों को रखता था और युद्ध करता था। मनसबदारी व्यवस्था बाबर के द्वारा मध्य एशिया से लाया गया। तो मनसबदारी व्यवस्था को किसके द्वारा लाया गया था? तो बाबर के द्वारा मध्य एशिया से। लेकिन शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। और इसकी प्रेरणा किससे मिली? तो चंगेज खां से। याद रखेंगे, मनसबदारी वंशानुगत नहीं था तथा मनसबदारों ने अलाउद्दीन खिलजी का दाग एवं हुलिया प्रणाली को अपनाया। जो मनसबदारी व्यवस्था थी वंशानुगत नहीं था, अर्थात मनसबदार का पुत्र मनसबदार बनेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इसकी नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। तो मनसबदारी वंशानुगत नहीं था और मनसबदारों ने अलाउद्दीन खिलजी का दाग एवं हुलिया प्रणाली को अपनाया, क्योंकि अकबर के शासन व्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी का। तो जो मनसबदार होते थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का दाग एवं हुलिया प्रणाली को अपनाया। तो घोड़े पर दाग एवं सैनिकों पर हुलिया पहचानने के लिए अलाउद्दीन खिलजी लगवाता था। मनसब के दो हिस्से थे, एक जात पद और दूसरा सवार पद। जात पद के अंतर्गत वेतन, जागीर एवं पद या फिर ओहदा या प्रतिष्ठा उसका आवंटन होता था और इसके प्रधान को दीवान कहा जाता था, जो एक वित्त मंत्री होता था। इसमें 5000, 2000 या 10 रूप में जात नियुक्त किए जाते थे। तो याद रखेंगे, जात पद, वेतन, जागीर एवं पद अर्थात ओहदा या प्रतिष्ठा का आवंटन होता था और इसके प्रधान को दीवान कहते थे, जो एक वित्त मंत्री होता था और इसकी संख्या 5000 के रूप में, 2000 के रूप में या 10 के रूप में होती थी। सवार पद घोड़ों या घुड़सवारों या फिर अश्व सेना की संख्या, घोड़े या घुड़सवारे या अश्व सेना की संख्या को सवार पद कहते थे। इसमें अन्य पशु जैसे बैल, भैंस इत्यादि भी शामिल हो जाते थे और इनकी संख्या भी जात पद के समान ही थी, अर्थात 5000, 2000 या फिर 10 के रूप में। तो याद रखेंगे कि सवार पद में घोड़ा या घुड़सवारों की संख्या होती थी या फिर अश्व सेना। इसमें अन्य पशु जैसे बैल, भैंस या फिर अन्य पशु आ सकते थे और इसकी संख्या भी 5000, 2000 या 10 के रूप में होती थी, जितनी की जात पदों की संख्या होती थी। मनसब का वेतन, मनसब को 3 रूप में वेतन मिलता था। पहला नगद रूप में, और नगद रूप में वेतन पाने वाले को नकदीस कहा जाता था। दूसरा जागीर अर्थात भूमि के रूप में, और जागीर के रूप में वेतन पाने वाले को जागीरदार कहते थे। तीसरा नगद प्लस जागीर अर्थात वेतन भी, कैश भी और जागीर भी। तो उसे क्या कहा जाता था? नगद प्लस भूमि के रूप में वेतन पाने वाला नकदीस जागीरदार कहलाता था। तो 3 प्रकार से मनसब को वेतन मिलता था। पहला वेतन के रूप में, और नगद वेतन के रूप में पाने वाले को नकदीस कहा जाता था। दूसरा जागीर के रूप में, और जागीर के रूप में वेतन पाने वाला जागीरदार कहलाता था। और तीसरा नगद और नगद प्लस जागीर दोनों के रूप में वेतन मिलता था और उसे नकदीस जागीरदार कहा जाता था। क्या? नकदीस जागीरदार। इसे याद रखेंगे। जागीर के स्वरूप कौन कौन से थे? तो इसके 4 स्वरूप थे। वेतन के रूप में प्राप्त जागीर, जागीरे तनख्वाह। तो जो जागीर वेतन के रूप में मिलता था उसे जागीरे तनख्वाह कहते थे। वंशानुगत जागीर, वतन जागीर, जो जागीर वंशानुगत के आधार पर मिलता था उसे
वतन जागीर कहते थे। सशर्त जागीर अर्थात शर्त के आधार पर जो जागीर मिलता था उसे नसरुत जागीर कहते थे, और इनाम के रूप में मिलने वाले जागीर को इनाम जागीर कहते थे। तो जागीर के कितने स्वरूप थे? तो पहला जागीर तनख्वाह अर्थात वेतन के रूप में प्राप्त जागीर, उसके बाद वतन जागीर वंशानुगत के रूप में प्राप्त जागीर, उसके बाद नसरुत जागीर सशर्त जागीर अर्थात शर्त के रूप में प्राप्त जागीर, और इनाम के रूप में प्राप्त जागीर क्या कहलाता था? इनाम जागीर। सवार पद का प्रधान क्या कहलाता था? मीर बख्शी, जो सैनिक विभाग का उच्चाधिकारी होता था। तो सवार पद का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी, जो कि सैनिक विभाग का उच्चाधिकारी होता था। मीर बख्शी का काम मनसबदारों के जवानों की जांच करना तथा दाग एवं हुलिया प्रणाली को लागू करना था। तो मीर बख्शी का क्या काम था? मनसबदारों के जवानों की जांच करना एवं दाग एवं हुलिया प्रणाली को लागू करना। और मीर बख्शी क्या था? तो सवार पद का प्रधान था, अर्थात सैनिक विभाग का यह उच्चाधिकारी था, सैनिक विभाग का अध्यक्ष था। जात पद का प्रधान क्या कहलाता था? दीवान अर्थात वित्त मंत्री, अभी हमने बताया। और इसका काम क्या था? वेतन, जागीर एवं पद या फिर ओहदा या फिर प्रतिष्ठा का आवंटन करना था। जागीरों में कार्य करने वाले मनसबदार अपने जागीर से राजस्व वसूलता। उसके जागीर में शासन का कार्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा होता था। तो जागीरों में कार्य करने वाले मनसबदार क्या करते थे? अपने जागीर से राजस्व वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, और उसके जागीर में शासन का कार्य कौन देखता था? तो प्रशासनिक अधिकारी। याद रखेंगे कि जागीरों में कार्य करने वाले मनसबदार अपने जागीर से राजस्व वसूलते थे, और उसके जागीर में शासन का कार्य कौन देखता था? तो प्रशासनिक अधिकारी। मनसबदारों का वर्गीकरण। मनसबदारों के कितने वर्गीकरण किए गए, कितने प्रकार के मनसबदार थे, इसे हम लोग देख लें। तो जात के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। जात पद के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां? तो 3 श्रेणियां। 10 से 500 जिसमें जात पद होते थे उन्हें मनसबदार कहते थे। 500 से 2000 जिसमें जात पद होते थे उन्हें अमीर कहते थे, और 2000 से ऊपर के जात पदों को क्या कहते थे? अमीर उल उमरा या फिर अमीर उल आजम। तो जात पद के आधार पर मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी? तो 3 श्रेणियां। पहला 10 से लेके 500 तक जात पदों की संख्या को हम जिसके पास होती थी उसे मनसबदार कहते थे, और जिसके पास 500 से 2000 जात पदों की संख्या होती थी उसे अमीर कहते थे, और जिसके पास 2000 से ज्यादा जात पद होते थे उन्हें अमीर उल उमरा या फिर अमीर उल आजम कहते थे। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य स्थिति में जात से सवार अधिक नहीं हो सकती थी, लेकिन शाहजहां तथा औरंगजेब द्वारा परिवर्तन। तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने क्या किया कि जात और सवार पदों में परिवर्तन कर दिया। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य स्थिति में जात से सवार अधिक नहीं हो सकता था, अर्थात जब जात पद और सवार पद दोनों की संख्या क्या होती थी? तो समान होती थी। लेकिन जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इसमें परिवर्तन कर दिया। जहांगीर द्वारा 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत। जात के पद में बिना परिवर्तन किए सवारों की संख्या अधिक। तो जहांगीर ने क्या किया कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत किया। इसमें क्या था कि जात के पद में बिना परिवर्तन किए सवार की संख्या को बढ़ाया जा सकता था। तो जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत की, जिसमें जात के पद में परिवर्तन किए बिना सवारों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। शाहजहां द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन देना आरंभ। तो शाहजहां द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन देना आरंभ किया गया, जिसका आशय 1 वर्ष का वेतन जागीर से हासिल नहीं
तो 6, 8 या 9 माह में ही हासिल हो जाता तथा इसी के हिसाब से सवारों की संख्या में कटौती होता। इस व्यवस्था को लागू करने का कारण कई बार जागीरों में जमा, जिसे अनुमानित आय कहते थे, तथा हासिल अर्थात वास्तविक वसूली के बीच अंतर होना। तो शाहजहां ने एक मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन देना आरंभ किया, जिसका आशय क्या था कि यदि 1 बरस का जागीर हासिल नहीं हुआ तो राजस्व के रूप में उसे 6 माह या 8 माह या 9 माह का वेतन देकर ही हासिल कर लिया जाता था और इसी के हिसाब से सवार की संख्या में कटौती कर दिया जाता था। तो सवार की संख्या में कटौती करके 1 माह का वेतन हासिल कर लिया जाता था। इस व्यवस्था को लागू करने का कारण क्या था कि कई बार में जागीरों में जमा का मतलब होता था अनुमानित आय, तथा हासिल अर्थात वास्तविक वसूली के बीच अंतर हो जाना। तो इस व्यवस्था को लागू करने का क्या कारण था कि जमा और हासिल में अंतर हो जाता था, अर्थात जो अनुमानित आय होती थी और जो वास्तविक वसूली होती थी उसमें अंतर आ जाता था। तो इसी कारण 6 माह, 8 माह या 9 माह की वसूली से ही 1 बरस का वेतन दे दिया जाता था। यह किसने लागू किया? तो शाहजहां ने, जिसे मासिक वेतन देना कहते थे। सिसयाहा जागीर 50% राजस्व वसूल करता तथा जागीर सिमाही 25% राजस्व वसूली करता। तो जो जागीर 50% राजस्व को वसूली करता था उसे सिसयाहा जागीर कहते थे, और जो जागीर जिसमें 25% की वसूली होती थी उसे जागीर सिमाही कहा जाता था। तो जिस जागीर के द्वारा 50% की राजस्व की वसूली होती थी उसे सिसयाहा जागीर, जबकि जिस जागीर से 25% के राजस्व की वसूली होती थी उसे जागीर सिमाही कहा जाता था। तो 50% राजस्व वसूली वाले जागीर को सिसयाहा जागीर, जबकि 25% राजस्व वसूली वाले जागीर को जागीर सिमाही कहा जाता था। औरंगजेब ने मशरूत नामक एक सिद्धांत को अपनाया। इसके तहत मनसबदार के किसी अतिरिक्त पद की नियुक्ति या महत्वपूर्ण अभियान पर चले जाने के समय अतिरिक्त सवारों की संख्या को बढ़ाया जाता था तथा उसके हिसाब से उसकी भरपाई होती, लेकिन काम पूरा होने पर इसे वापस ले लिया जाता था, अर्थात सवार की संख्या मूल मनसब में उल्लेखित पुरानी संख्या के आधार पर हो जाती थी। तो औरंगजेब ने एक मशरूत नामक एक सिद्धांत को अपनाया था। मशरूत, इसके तहत मनसबदार के किसी अतिरिक्त पद की नियुक्ति या महत्वपूर्ण अभियान पर चले जाने के समय अतिरिक्त सवारों की संख्या को बढ़ाया जाता था तथा इसी के हिसाब से मनसबदार क्या होती थी, उसकी भरपाई होती थी। लेकिन जब काम पूरा हो जाता था तो इसे वापस ले लिया जाता था, अर्थात सवारों की संख्या मूल मनसब में उल्लेखित पुरानी संख्या के बराबर हो जाती थी। तो यह जो औरंगजेब का मशरूत था, इसमें क्या होता था कि मनसबदार के किसी पद की नियुक्ति या महत्वपूर्ण अभियान पर चले जाने के समय अतिरिक्त सवारों की संख्या को क्या करते थे, तो बढ़ाया जाता था तथा उसी के हिसाब से उसकी भरपाई भी होती थी। और काम जब पूरा हो जाता था तो इसे वापस भी लिया जाता था, अर्थात सवार की संख्या मूल मनसब में उल्लेखित पुरानी संख्या के हिसाब के आधार पर हो जाती थी, अर्थात जो सवार की संख्या थी वह फिर पुराने मनसबदार के बराबर हो जाती थी। जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब दिया गया। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया था? जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था तो 400 का मनसब दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। तो जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया गया। अकबर के समय
मनसबदारों की संख्या कितनी थी? तो 250। जहांगीर के समय कितनी हो गई? 300। शाहजहां के समय 600 तथा औरंगजेब के समय 700। और इसी के समय सर्वाधिक मनसबदार थे, जबकि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी थे और जिन्हें वेजागिरी कहते थे। याद रखेंगे कि अकबर के समय मनसबदारों की संख्या थी 250। जहांगीर के समय मनसबदारों की संख्या बढ़ के हो गई 300। शाहजहां के समय इसकी संख्या बढ़कर हो गई 600, जबकि औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 700। और इसी कारण औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार थे और औरंगजेब के समय ही सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी थे, जिन्हें क्या कहते थे? वेजागिरी। तो हिंदू मनसबदारों को क्या कहते थे? वेजागिरी। तो ये तो था मनसबदारी प्रथा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। तो अकबर के समय यह लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं सैन्य प्रशासन पर। तो सैन्य प्रशासन पर हम लोग आते हैं विभिन्न प्रजातियों की मिश्रित सेना, इराकी, तूफानी, अफगान, भारतीय मुसलमान एवं मराठा तथा मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर। तो मुगल काल में जो सेना थे उनमें विभिन्न प्रजातियों की मिश्रित सेना थी, अर्थात अलग अलग देशों के सेना थे, जैसे कि अफगानी भी थे, तूफानी भी थे, इराकी भी थे, भारतीय मुसलमान एवं मराठा भी थे। और इन मुगल सेनाओं का गठन किस आधार पर किया गया था? तो दशमलव पद्धति पर। तो विभिन्न प्रजातियों की मिश्रित सेना थी। कहां कहां की? इराकी, तूफानी, अफगान, भारतीय मुसलमान एवं मराठा। और इन मुगल सेनाओं का गठन दशमलव पद्धति पर होता था। मुगल सैन्य दल का विभाजन। तो मुगल सैन्य दल का विभाजन किन रूपों में किया गया? अधीनस्थ राजाओं की सेना। तो एक तो था अधीनस्थ राजाओं की सेना होते थे, मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां। दूसरी सेना मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां होती थी। अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे, जिनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से मिलते थे तथा इन्हें अलग अमीर एवं मीर बख्शी के अधीन रखा जाता था। और चौथा जो था वह दाखिली सैनिक, जो पूरक सैनिक होते थे, अर्थात जो मूल सैनिक होते थे किसी विकट संकट के कारण जब वे नहीं जा पाते थे तो उनके स्थान पर दाखिली सैनिक को भेजा जाता था। तो मुगल सैन्य दल का विभाजन कैसे हुआ था? तो पहला तो था अधीनस्थ राजाओं की सेना। राजाओं की सेना के अधीन जो होते थे उन्हें अधीनस्थ राजाओं की सेना कहते थे। मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां, तो जो सैन्य टुकड़ी मनसबदारों के हाथ में होती थी उन्हें मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां कहते थे। तीसरा अहदी सैनिक, ये अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे। इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से मिलते थे तथा इन्हें अलग अमीर एवं मीर बख्शी के अधीन में रखा जाता था। और चौथा जो था वह था दाखिली सैनिक, जिसे पूरक सैनिक कहते थे। और जो मूल सैनिक होते थे उनके स्थान पर इनको भेजा जाता था किसी संकट के समय। तो याद रखेंगे, ये अहदी सैनिक के बारे में पूछा जाता है कि ये बादशाह के सैनिक होते थे, जिनकी भर्ती, वेतन, घोड़े सब राज्य की ओर से मिलते थे तथा इन्हें अलग अमीर एवं मीर बख्शी के अधीन रखा जाता था। और चौथा कौन था? तो दाखिली सैनिक, जिसे पूरक सैनिक भी कहते थे। तो ये तो था हमारा मुगल कालीन प्रशासन का मनसबदारी और सैन्य प्रशासन। तो अगले वीडियो में हम लोग मुगल कालीन प्रशासन को पूरी तरह से कर देंगे समाप्त। और हमारा जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंग था मुगल काल, वह हो जाएगा समाप्त। और 70% हिस्सा जो है मध्यकालीन भारत का वह हो जाएगा समाप्त पूरा डिटेल में। और इसके बाद हम लोग मुगल कालीन आर्ट कल्चर और मुगल कालीन स्थापत्य कला को एक अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए